आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 20 हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन 1। अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब अंडरराइटिंग किस चीज की प्रोसेस है। ऑप्शन है मार्केटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कलेक्टिंग प्रीमियम फॉर कस्टमर्स, रिस्क सिलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग, सेलिंग वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो इसका सही जवाब है रिस्क सिलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग। अंडरराइटर का काम होता है कि जो भी एप्लीकेशंस उनके पास आए हैं उसमें से प्रॉपर प्रोफाइल का जो पॉलिसी होल्डर है वो सिलेक्ट करे, एडवर्स सिलेक्शन जो है वो ना हो जिसके वजह से नुकसान भी उठाना नहीं पड़े, और फेयर प्राइसिंग भी है वो कस्टमर के लिए अप्लाई करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर को हम लोग एडिशनल कुछ चार्ज लगाए। तो फेयर प्राइसिंग और प्रॉपर सिलेक्शन जो काम है ये होता है अंडरराइटिंग का। तो इस वजह से इसका ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 2, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इन अंडरराइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय, मतलब जो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है तो वो अंडरराइटिंग में किसने फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन है द इंश्योरर, द इंश्योर्ड, बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, द मेडिकल एग्जामिनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो इंश्योरर और इंश्योर्ड ये दोनों ने ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, जो भी असलियत है वो डिस्क्लोज करें। क्वेश्चन 3, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिफर्स टू, मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन इंश्योरेबल इंटरेस्ट को दर्शाता है। ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द एसेट्स टू बी इंश्योर्ड, द एसेट विच इज ऑलरेडी इंश्योर्ड, each insurer share of loss when more than one company covers the same loss, the amount of the loss that can be recovered from the insurer। हमारा जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एसेट्स के प्रति या ह्यूमन लाइफ के प्रति, अगर उनको कोई नुकसान होता है तो हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है तो वो लॉस को हमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करना होता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इसी को इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेडिकल अंडरराइटिंग इज इनकरेक्ट, मतलब नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हैं मेडिकल अंडरराइटिंग के नजरिए से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शंस है इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट इन कलेक्टिंग एंड असेसिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, करंट हेल्थ स्टेटस एंड एज आर द की फैक्टर्स इन मेडिकल अंडरराइटिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, प्रपोजर हैव टू अंडरगो मेडिकल एंड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन to assess their health risk profile, percentage assessment is made on each component of the risk। अब जैसे ये मेडिकल अंडरराइटिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल अंडरराइटिंग और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ये सारे जो वर्ड्स है ये मेडिकल अंडरराइटिंग में हम लोग देख सकते हैं। परसेंटेज असेसमेंट ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं नंबर्स पे आएगा, तो क्या आएगा न्यूमेरिकल अंडरराइटिंग में। तो मेडिकल अंडरराइटिंग में मेडिकल रिपोर्ट्स, एग्जामिनेशंस, इन्वेस्टिगेशंस ये सारा चीज आता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है पॉइंट 4 ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि परसेंटेज असेसमेंट इज मेड ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ रिस्क ये न्यूमेरिकल अंडरराइटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन 5, 2 स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू है फॉल्स है वो चेक करना है। स्टेटमेंट से in a group health insurance, any of the individual constituting the group could anti-select against the insurer. Group health insurance provides coverage only to employer-employee groups. स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी इंडिविजुअल वो इंश्योरर के लिए एंटी सिलेक्शन साबित हो सकता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। तो 4 ऑप्शंस है। स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. Statement 2 is true and statement 1 is false.
Statement 1 and 2 are true. Statement 1 and 2 are false. तो इसका ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये राइट आंसर है। अब जैसे स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि एक इंडिविजुअल ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में एडवर्स सिलेक्शन साबित हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। ग्रुप इंश्योरेंस में पूरे ग्रुप को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी जो है वो इशू की जाती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में ही पॉलिसी दी जाती है, तो ये भी गलत है। बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। कोई भी क्लब हो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने ग्रुप के लिए, अपने क्लब मेंबर्स के लिए ले सकता है। तो इसके वजह से ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये गलत है और आपका जो आंसर है वो फोर्थ है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, Which of the following factor does not affect the morbidity of an individual? मतलब नीचे ऐसे कौन से ऑप्शंस है जो मॉर्बिडिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। मॉर्बिडिटी मतलब बीमार पड़ने के चांसेस। तो ऑप्शंस है जेंडर, स्पाउस जॉब, हैबिट्स, रेसिडेंस, लोकेशन। तो इसमें से ऑप्शन 2 जो है स्पाउस जॉब, ये मॉर्बिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। जेंडर की अगर हम लोग बात करेंगे तो महिलाओं को ज्यादा रिस्क होती है। हैबिट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप स्मोकर हो, अल्कोहलिक हो, आपको बाहर खाने की आदत हो, रात को जागने की आदत हो, तो ये आपकी हैबिट्स जो है ये आपके बीमारी का कारण हो सकती है। रेसिडेंस लोकेशन, अभी जैसे किसी का घर है वो अगर इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल बाजू में है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ये कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इसके वजह से आप बीमार नहीं पड़ सकते। तो ऑप्शन 2 जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी द इंश्योर्ड इज पेड फॉर। मतलब इंडिमनिटी का जो प्रिंसिपल है उसके तहत इंश्योर्ड को किस चीज के लिए पेमेंट किया जाता है। ऑप्शन है द एक्चुअल लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, द सम इंश्योर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट, अ फिक्स अमाउंट एग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज, द एक्चुअल लॉसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सम एश्योर्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी मतलब जनरल इंश्योरेंस में पाया जाने वाला प्रिंसिपल है। इसमें आपका सम एश्योर्ड के लिमिट के अंदर जितना भी खर्चा हुआ है उतना ही आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के रूप में सेटल करवा के देगी। अब जैसे मेरी एक कार है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए के लिए मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा है। अब मेरी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है और उसका सिर्फ आगे के जो हेडलैम्प है उसी का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ मुझे जो हेडलैम्प के लिए जो खर्चा हुआ है उसी का क्लेम देगी, ना कि पूरे 5 लाख रुपए। तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं मेरे सम इंश्योर्ड के अंदर, तो वो इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी के तहत। तो इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट जो है द एक्चुअल लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, ये इसका सही जवाब है। Question 3. The first and the primary source of information about an applicant for the underwriter is his dash. Options है age proof documents, financial documents, previous medical records और proposal form। कोई भी एप्लीकेंट जो पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। ऑप्शंस है एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर प्रपोजल फॉर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म में सारे मटेरियल फैक्ट्स जो है वो दिए होते हैं। वो जैसे एप्लीकेंट फिल करता है उसमें से अंडरराइटर को उसके इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, द अंडरराइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन। अंडरराइटिंग प्रोसेस को कंप्लीट हुआ है ऐसा कब माना जाएगा। ऑप्शंस है all the critical information related to health and personal details of the proposer are collected through the proposal form. All the medical examinations and tests of the proposer are completed. The received information is carefully assessed and classified into appropriate risk categories. The policy is issued to the proposer after risk selection and pricing.
तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 है, द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज केयरफुली असेस एंड क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट रिस्क कैटेगरीज। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म के थ्रू मिली हुई है उसमें से रिस्क जो है उसका असेसमेंट करना, क्लासिफाई करना और रिस्क कैटेगराइज करना, ये जब काम होता है तो अंडरराइटिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ऐसे हम लोग मानते हैं। ऑप्शन 4 जो है ये इसमें थोड़ा आपका कंफ्यूजन ऐड कर सकता है। ऑप्शन 4 कहता है द पॉलिसी इज इशूड टू द प्रपोजर आफ्टर रिस्क सिलेक्शन एंड प्राइसिंग। तो रिस्क सिलेक्शन एंड प्राइसिंग ये भी अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है द पॉलिसी इज इशूड, मतलब पॉलिसी इशू कर दी गई है रिस्क सिलेक्शन करके और प्रॉपर प्राइसिंग करके। तो अंडरराइटिंग के जो भी डिसीजंस होते हैं तो उसमें सिर्फ पॉलिसी एक्सेप्ट करना नहीं होता है। अंडरराइटर जो है ये पॉलिसी पोस्टपोन भी कर सकता है, ये पॉलिसी रिजेक्ट भी कर सकता है, या कुछ एडिशनल उस पे टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ के वो पॉलिसी इशू कर सकता है। द पॉलिसी इज इशूड, ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग होने की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है और ऑप्शन 3 जो है ये राइट है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड इज इनकरेक्ट। मतलब नीचे जो ऑप्शंस है उनमें से न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड के बारे में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन है न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड प्रोवाइड्स ग्रेटर स्पीड इन द हैंडलिंग ऑफ लार्ज बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड पर्सनल, एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट और डाउटफुल केसेस इज नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट्स विदाउट मेडिकल रेफरी और एक्सपर्ट्स, दिस मेथड कैन बी यूज्ड बाय पर्सन विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन द डिसीजंस ऑफ डिफरेंट अंडरराइटर्स। इसमें से ऑप्शन 2 जो है एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट और डाउटफुल केसेस इज नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट्स विदाउट मेडिकल रेफरी और एक्सपर्ट्स, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। मतलब ये आपका आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड से काफ़ी डाउटफुल केसेस जो है वो भी अंडरराइटिंग के द्वारा डिसीजन ली जा सकती है। तो ऑप्शन 2 जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।